हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इतिहास भाग 3 का। कल हमने बताया था अरबी लेखक और यूनानी रोमन लेखक के बारे में। ये सब मेगास्थनीज, डायमेकस, टॉलमी, प्लिनी, अलबुर्नी, इब्न बतूता, अन्य लेखक में तारानाथ, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिल रहा था कहाँ से, इसके बारे में कल की वीडियो में मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट आज पार्ट 3 का स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी गुरुर स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इस सेंटेंस का मतलब आप समझिए, जो मध्य भारत में भागवत धर्म जो विकास हुआ था उसका प्रमाण जो मिलता है यमन के राजदूत जो था हेलियोडोरस, जो वेशनगर गुरुर स्तंभ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। आपको एग्जाम में पूछेगा, रेलवे हो या एसएससी, ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन सा अभिलेख में है। आपको सही उत्तर क्या मारना है, हाथी गुफा नामक अभिलेख में ही भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सही उत्तर क्या होगा, हाथी गुफा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। आपको एग्जाम में पूछेगा दुर्भिक्ष जो था इसका जानकारी कौन सा अभिलेख में मिलता है, सोहगोरा अभिलेख जो था दुर्भिक्ष की जानकारी सर्वप्रथम मिला था। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जो था खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख कौन सा अभिलेख में है। उसका सही आंसर क्या होगा, सोहगोरा अभिलेख जो था उसी में खाद्यान्न के बारे में उल्लेखन किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इससे मोटिवेट मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आपको एग्जाम में पूछेगा हुन आक्रमण की जानकारी, हुन आक्रमण जो हुआ था वो कौन सा अभिलेख में है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, स्तंभ लेख जो था उसी में हुन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसका शासक कौन था, भानुगुप्त। आपको एग्जाम में पूछेगा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख से मिलता है। सही उत्तर क्या होगा, अभिलेख, जिसका शासक कौन था, भानुगुप्त। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख आंसर होगा, एरन अभिलेख से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन राजाओं का पूर्ण इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया। सातवाहन जो राजा था उसका जो पूरा इतिहास जो लिखा गया अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आपको एग्जाम में पूछेगा रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर जिसका कौन सा अभिलेख से मिलता है, मंदसौर अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला आक्रमण जो किया था वो कौन सा अभिलेख से है, स्तंभ अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला था, एरन अभिलेख से। इसका शासक कौन था, भानुगुप्त। और नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास कौन सा अभिलेख से है, यही एरन अभिलेख से है।
रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख, रेशम अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणी मंदसौर, उत्तर मारना है मंदसौर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम आपको बताएंगे आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इतिहास में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में, जो बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या अन्य कोई डिफेंस वैकेंसी निकलता हो, उस सारे यानी वैकेंसी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर इस वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका तो बता ही दिया, तो रेशम बुनकर श्रेणियों कौन सा होगा? मंदसौर अभिलेख। कश्मीर के बारे में, कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। आपको एग्जाम में पूछेगा कश्मीरी जो नवापाषाण पुरास्थल जो था उसका गर्तावास कहाँ साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये जो घर जो बनाया जाता था, गड्ढा जैसे गड्ढा करके जो घर बनाया जाता था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता, सीढ़ी बनाया जाता था। ये नवपाषाण काल के इतिहास के बारे में है। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। आपको ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहता था। इसी को साहित्य में कासापर्ण कहा जाता है। साहित्य में इसको क्या कहते थे? कासापर्ण कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते थे? आहत सिक्के। और इसी को साहित्य में क्या कहते थे? कासापर्ण कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताएं। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। आपको एग्जाम में पूछेगा सर्वप्रथम सिक्का पर लेख लिखने का कार्य कौन सा शासक ने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? यवन शासक जो था उसी ने सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। यवन शासक, सिक्कों पर लेख, यवन शासक। दोस्तों ने नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ये तो आपने पढ़ा ही होगा और दोबारा हम बता रहे हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन सा शासक ने किया था? सिक्का पर यवन शासक ने। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। संगीत प्रेमी यानी जो समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई जो मुद्रा था उसमें उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अरिकमेडु जो था पुदुचेरी के निकट है। अरिकमेडु कहाँ पे है? पुदुचेरी के निकट है। से रोमन सिक्के से प्राप्त होती है। रोमन सिक्के से प्राप्त हुई थी अरिकमेडु। अरिकमेडु से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ था? रोमन का सिक्का प्राप्त हुआ था। आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा अरिकमेडु से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है? आपको सही उत्तर मानना है रोमन। अब नोट्स में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, ये मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज, ये भी पूछता है। कंबोज का दूसरा नाम क्या था? कंबोज। और जावा का जो यव द्वीप से स्थापित हुआ है। जावा कहाँ पर है? यव द्वीप। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार का है। स्वर्ण भूमि वर्तमान में कहाँ पे है? म्यांमार। मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज, जावा यव द्वीप। चलिए दोस्तों वीडियो को नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें अभिलेख है इस बगल शासक है। अब आपको एग्जाम में पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा जो अभिलेख जो था तिथि रहित अभिलेख था। हाथी गुफा कैसा अभिलेख था?
तिथि रहित अभिलेख, इसका शासक कौन था? कलिंग राजा खारवेल था। आपको एग्जाम में पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख जो था उसका वहाँ का शासक कौन था? कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा कौन था? खारवेल। यह हाथी गुफा अभिलेख था। जूनागढ़, जिसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, इसका राजा कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन था। नासिक अभिलेख, ये भी एग्जाम में पूछता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। प्रयाग स्तंभ जो वहाँ का अभिलेख जो था वहाँ का शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। ऐहोल अभिलेख, ये बार बार बिहार एसएससी में एग्जाम में पूछा गया था। पुलकेशिक सेकेंड। ऐहोल अभिलेख का शासक कौन था? पुलकेशिक सेकेंड था। मंदसौर अभिलेख का शासक कौन था? मंदसौर अभिलेख, देखिए मंदसौर अभिलेख का कौन था? मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन था इसका? मंदसौर अभिलेख का शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिक सेकेंड जो था ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज था। ग्वालियर अभिलेख का शासक कौन था? प्रतिहार नरेश। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़, ये भीतरी नहीं भी देता है एग्जाम में, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख ये एग्जाम में पूछता है। जूनागढ़ अभिलेख ये था स्कंदगुप्त। अब देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन था। देवपारा अभिलेख का शासक कौन था? बंगाल शासक विजयसेन। बंगाल का जो शासक था वही था विजयसेन। चलिए दोस्तों, आप कुछ नोट में है उसके बारे में बताते हैं। नोट्स में है अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। ये भी एग्जाम में पूछता है। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा भारत के मंदिरों की कला की शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। मंदिरों की कला को क्या कहते हैं? नागर शैली। एवं दक्षिण भारत की मंदिरों की कला को, यह उत्तर भारत का हुआ दोस्तों, ये उत्तर भारत का हुआ। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को क्या कहते हैं? द्राविड़ एग्जाम में पूछता है दक्षिण भारत और उत्तरीय भारत के शैली के बारे में। आप नोट्स कर सकते हैं कॉपी में। नागर शैली जो था उत्तर भारत का कौन था? उत्तर भारत का नागर शैली और दक्षिण भारत का द्राविड़ था। नागर शैली उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का द्राविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा था। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव बहुत पड़ा था, बहुत जोर से पड़ा था। अतः यह वेसर शैली कहलाता है। जो उत्तरीय भारत जो था और दक्षिणी भारत, नागर शैली और द्राविड़ दोनों मिलकर जो शैलियों का प्रभाव पड़ा था उसको हम क्या कहते हैं? वेसर शैली कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। आपको एग्जाम में पूछेगा पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिर जो निर्माण होता था उसी से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था। उस समय जो पंचायतन शैली हुआ करता था, मंदिर जो होता था उसको ही क्या कहते थे? जो हिंदुओं का मंदिर होता था उसको हम क्या कहते थे? पंचायतन शैली कहते थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं इसी में से। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता था, जो मुख्य मंदिर जो हुआ करता था वहाँ का, तो वो उसका जो 4 सहायक मंदिर से घिरा होता था। जो मुख्य मंदिर होता था उसको चारों तरफ से मंदिरों से निर्माण करके उसको बीच में मंदिर रखा जाता था।
पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया था। महादेव मंदिर खजुराहो। महादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में है। बरफेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। ये भी एग्जाम में पूछता है। महादेव मंदिर खजुराहो मारना है। बरफेश्वर मंदिर कहाँ मारना है? भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मारना है। फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवघर में है। चलिए दोस्तों, पॉइंट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद में। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दशावतार मंदिर जो है, 1 मिनट, दशावतार जो मंदिर है देवघर उत्तर प्रदेश में, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका कहने मतलब यह है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में यही होता है कि इस काल में जो मनुष्य का लिखित घटनाओं का कोई भी विवरण नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिसका विवरण लिखित रूप में है। जिसका विवरण क्या है? लिखित रूप में है। अब बात करते हैं, अब संस्कृत इधर दिया हुआ है, इधर बर्तन दिया। मालवा जो था काला, मालवा जो संस्कृति जो था उसका काला और लाल बर्तन होता था। बुर्ज होम का धूसर बर्तन होता था। जोखे का बर्तन कैसा होता था? लाल होता था। दक्षिण नवपाषाण काल का बर्तन कैसा होता? चमकीला धूसर होता था। पूर्वी नवपाषाण काल का बर्तन कैसा होता? भूरा और लाल होता था। दक्षिण नवपाषाण काल का बर्तन कैसा होता था? चमकीला धूसर। जोखे का कैसा बर्तन होता? लाल। बुर्ज होम का धूसर। मालवा का काला तथा लाल होता था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। इसका कहने मतलब यह है कि आदि ऐतिहासिक काल जो था, आदि ऐतिहासिक जो काल था, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन उसके बाद जो लेख उसको पढ़ नहीं सकता था। आदि ऐतिहासिक काल में यही था कि जो लेखन कला का प्रचलन के बाद भी लेख को पढ़ नहीं सकता था। ज्ञानी मानव, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ज्ञानी मानव, होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कितना साल के बीच में हुआ था? 30 से 40 साल के बीच में हुआ था। हजार पूर्व में हुआ था, ये भी ध्यान देने का। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व में हुआ था। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल में या पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। यानी पुरापाषाण काल में जो मनुष्य जो था, तो शिकारी करना सबसे पसंद करता था। जानवर से जो था जंगलों में, तो पुरापाषाण काल में वहाँ पर शिकार क्या करता था? जानवर का शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन बन गया था। पुरापाषाण काल में ही मनुष्य जो था, यानी आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन भी था। मनोरंजन का साधन क्या था? पुरापाषाण काल में यानी पशुओं का शिकार करता था, वो एक मनोरंजन का साधन बना लिया था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आपको एग्जाम में पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दोस्तों देखिए, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, उत्तर मारना है। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में जो अस्थायी रूप से किसी भी जगह पर रहता था उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। तथा उससे यानी उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। आपको एग्जाम में पूछेगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। तांबा धातु, ये याद रखिएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अतिर पक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। नवपाषाण काल में पहिया का भी आविष्कार हुआ और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको यहाँ बताए थे कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ था। प्रागैतिहासिक काल में जो था अन्न उत्पादन स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। पश्चिमी में बलूचिस्तान था। पश्चिमी में कौन सा था? बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा था? गेहूँ था। पहली फसल भी था। आपको एग्जाम में पूछ देगा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन था? गेहूँ था और ये पहली फसल थी। एवं जो थी और जो भी था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया वाला प्रथम अनाज कौन सा था? चावल था। फसल में आपको पूछेगा सबसे पहले प्राचीन फसल कौन था? गेहूँ, या आपको ऑप्शन में दे देगा जो भी। और सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। यानी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन था? चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त मिलता है। आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होती है? मेहरगढ़ से। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से मिलता है। कोल्डी हवा का संबंध कहाँ से मिलता है? चावल से संबंधित मिलता है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पुरापाषाण कलाकृति का खोज कहाँ पे हुआ था? पल्लावरम स्थान पे हुआ था। वो पहली बार हुआ था। पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पे हुआ था? पल्लावरम में। नेक्स्ट पॉइंट कब करते बात। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने होते थे, यानी पत्थर का बना हुआ। उसका जो औजार जो था नवपाषाण काल में, औजार जो किस चीज़ का बना हुआ था? पत्थर का, जिसको हम स्फटिक कहते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किया था। पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किया था। दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। डिफेंस के जितने भी एग्जाम में वो सारे एग्जाम में पूछा गया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में, जो पहले व्यक्ति थे जो 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किया था। पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 ईस्वी में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। आपको एग्जाम में पूछे भारत का प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसको कहते थे? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। जो सिंधी भाषा में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। असम का
श्वेतभ्रू। श्वेतभ्रू असम का श्वेतभ्रू गिबन। श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एक मानव कपी था। श्वेतभ्रू गिबन क्या था? मानव कपी था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपको बताया था भारत के प्राचीनतम नगर जो था मोहनजोदड़ो था। नगर कौन सा था? प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, जो सिंधी भाषा जिसका शब्द अर्थ था मृतकों का टीला। आपको एग्जाम में पूछेगा मृतकों का टीला कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो में। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी था। श्वेतभ्रू गिबन जो था भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। आपको एग्जाम में पूछेगा ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती कौन थी? इमाम गांव। ताम्रपाषाण युग की जब भी क्वेश्चन पूछेगा बड़ी बस्ती, तब आपको उत्तर क्या मारना है? इनाम गांव। इसका संबंध जो था जोरवे संस्कृति से है। इसका संबंध किससे संबंधित है? जोरवे संस्कृति जो था उससे संबंधित है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। आपको एग्जाम में पूछेगा भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालक के जो पहाड़ी जो था वहीं से जीवाश्म का खोज हुआ है, वहीं से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। मनुष्य संबंधी जब भी क्वेश्चन पूछेगा पहला प्रमाण कौन सा घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी जो था वहीं से मनुष्य के संबंधित के बारे में किसी भी प्रकार की घटनाओं का विवरण जो मिलता था नर्मदा घाटी से मिलता था। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम थे। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकार कौन था? रिजले जो था वही था भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी था, जो प्रथम व्यक्ति था। रिजले कौन था? नागरिक सेवा का अधिकारी प्रथम भारतीय व्यक्ति था, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया गया था। प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किसने किया था? रिजले ने किया था। अब बात करते सिंधु सभ्यता के बारे में। दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में अब इसका विवरण एवं व्याख्या बताते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, किसने किया था, ये बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका कहने मतलब यह है कि जो सिंधु सभ्यता जो था रेडियो C14 से विश्लेषण पद्धति प्राप्त हुई थी और सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। 2400 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। आपको एग्जाम में पूछेगा सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता था। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इसका कहने मतलब इस पॉइंट के कहने मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता जो प्रागैतिहासिक जो काल जो था प्रोटो हिस्टोरिक यानी अथवा कांस्य पद के युग में जो रखा जा सकता था, इसी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय में थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो था दास के नदी के किनारे पे स्थित था। सिंधु सभ्यता जो पश्चिमी जो भाग था पुरास्थल, वह कौन सा नदी पर था? दास के नदी के किनारे पर था, जिसको हम सुतका गेंगडोर कहते थे, जो बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता जो पूर्वी पुरास्थल जो है वो कौन सा नदी पर स्थित है? हिंडल नदी के पर स्थित है। इसके किनारे आलमगीरपुर है। उसके किनारे कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरीय जो भाग जो है पुरास्थल चिनाब नदी के तट पे स्थित है। सिंधु सभ्यता के जो उत्तरीय भाग जो है वो कौन सा नदी किनारे पे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब तट पर अखनूर के निकट मादा यानी जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। आपको फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पुरास्थल दास के नदी पर है, ये बात इससे आपको याद ही होगा। सुतका कांगडोर है बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी पर किनारे आलमगीर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी जो पुरास्थल था चिनाब नदी। और नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी। और हाँ देखिए, गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो था जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता कैसा सभ्यता? नगरीय सभ्यता था। और सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व जो था उसमें 6 स्थलों को यानी बड़े शहरों के लिए इसमें जगह दिया गया था। अब वो 6 जगह कौन कौन से बात करते हैं? वो 6 जगह कौन कौन से हैं? 6 जगह है मोहनजोदड़ो पहला है, दूसरा था हड़प्पा, तीसरा था गनवारीता, ये इस पर साफ से नहीं आया है, क्या नाम था? गनवारी वाला जो था। तीसरा कौन था? गनवारी वाला। तीसरा था चौथा था धौलावीरा, पांचवा था राखी गरी और छठा था काली बंगन। ये तीनों तो सिंधु सभ्यता है। सेंधव सभ्यता जो बड़े जो शहर जो था जहाँ पर स्थापित किया गया था वो था, पहला था मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा था गनवारी वाला, चौथा था धौलावीरा वाला, पांचवा था राखी गरी और छठा था कालीबंगन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में